नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। दुर्ग पुलिस के नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में छावनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बिहार के 3 गांजा तस्करों को होंडा शोरूम के पास पावर हाउस से 40 किलो 900 ग्राम गांजा परिवहन करते हुए पकड़ा और जिसकी कीमत 4,17,000 रुपए बताई जा रही है। और तीनों युवक गांजा लेकर उड़ीसा से जगदलपुर के रास्ते भिलाई पहुंचे थे और जो बस से अंबिकापुर के रास्ते बिहार जाकर गांजा खपाने की तैयारी में थे। जानकारी मिली थी कि छावनी पावर हाउस चौक के पास, बस स्टैंड के पास में कोई संदिग्ध जो है वो एक अलग अलग पिट्ठू रख करके विचरण कर रहे हैं। उनकी जो एक्टिविटी है वो संदेहास्पद प्रतीत होती है। जब हमें सूचना मिली तो एसीसी यूपी की टीम और छावनी थाना की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। उन्हें हिरासत में लिया गया और उनके पिट्ठू की जांच की गई, जिसमें ये पता चला कि प्रत्येक व्यक्ति 3 व्यक्ति थे। उनसे प्रत्येक से क्रमशः 12 और 17 किलो के जो अवैध नशा का जो पदार्थ होता है गांजा, वो बरामद किया गया और इस संबंध में उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर यह पता चला कि ये तीनों व्यक्ति गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। उन्हें टास्क दिया गया था कि ये एक स्थान से इस गांजे के पदार्थ को उठाएंगे और उसका परिवहन करते हुए इनको अंबिकापुर तक जाना था। उसके बाद ये फिर अंबिकापुर से उत्तर प्रदेश के रास्ते वापस गोपालगंज बिहार में पहुंचते, जहां पर उनको गांजा खपाना था। कौन था सर मेन आदमी इसमें? इनके द्वारा बताया गया है कि राकेश कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो इन्हें टास्क दिया था, ये गांजा पिक करेंगे और वहां तक लेकर के आएंगे। उसका ट्रेस अभी किया जा रहा है। इनके मोबाइलों को भी जब्त किया गया है। मोबाइल के माध्यम से जो भी इनका कॉन्वर्सेशन है वो हम उसमें ट्रेस करेंगे और जिनका जो ट्रेल है और छोर है उस तक पहुंचेंगे। बस्तर पुलिस ने नवीन कानून के प्रति जन जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है और इसी तारतम्य में बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बस्तर जिले के पत्रकारों को नवीन विधि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के विषय पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने नए कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों और न्याय प्राप्त करने के साधनों और उपायों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। दिनांक 1 जुलाई से पुराना 3 कानून जैसा आईपीसी, सीआरपीसी एवं इंडियन एविडेंस एक्ट की बदले में 3 नवीन कानून है, जैसा भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है एवं भारतीय साक्ष्य संहिता है। ये 3 नया नवीन कानून लागू की गई है सभी थाना में। संदर्भ में दिनांक 1 जुलाई का कार्यक्रम आयोजित करके क्षेत्र की जनता को जागरूक करने के हिसाब से अनेक प्रकार का कार्यक्रम आयोजित की गई और लगातार सभी स्टेक होल्डर्स के इस संदर्भ में अवगत कराने के लिए भी एक सीरीज ऑफ इवेंट लगातार आयोजित की जा रही है। उसी सिलसिला में आज पूरा प्रदेश भर में जो पत्रकार साथीगण से रूबरू होकर ये तीनों नवीन कानून के प्रावधान के संदर्भ में उनके माध्यम से क्षेत्र की जनता को अवगत कराने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें सभी हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण उपस्थित रहा। संभाग के बाकी अन्य जो सभी जिला मुख्यालय में भी एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है और प्रदेश में भी सभी स्थान में ये कार्यक्रम आज 11 जुलाई का आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का 3 नवीन कानून के संदर्भ में और जागरूक कराने के, उनकी प्रावधान के बारे में, उनका जो लीगल प्रोविजंस के बारे में जागरूक कराने के एक काम होगा। आने वाले समय में इस प्रकार का और कार्यशाला जो स्टूडेंट्स के बीच में और अन्य जितना भी हमारा स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में भी जाकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ताकि शासन के जो उद्देश्य है इन 3 नवीन कानून की एक दंड की ओर से उसको ले जाकर न्याय की ओर उसको ले जाने का जो उद्देश्य है उसमें पूर्ति होगा और क्षेत्र की जनता को इसके कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सकता है। तौर पे जो सामुदायिक इन 3 नवीन कानून की खास बात यह भी है, जो दंड के अलावा एक कम्युनिटी सर्विसेज का भी प्रावधान दी गई थी, ताकि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जो किसी ने उनके सुधारने के लिए
अवसर देने के लिए यदि प्रोसिक्यूशन के पश्चात मजिस्ट्रेट को यदि लग रहा है तो उन्हें कम्युनिटी सर्विसेज जैसा किसी सेवा देने के समाज में इस प्रकार का प्रावधान भी दी गई है। उसके मजिस्ट्रेट की जो प्रोसिक्यूशन के पश्चात उनके डिस्क्रिप्शन को ऊपर आएगा। लेकिन जैसा एक सुधारने के लिए अवसर देने के हिसाब से भी इसके कम्युनिटी सर्विसेज के सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी दी गई और जो महिला विरुद्ध अपराध है और बालिका के विरुद्ध अपराध है उसमें कठोर दंड का भी प्रावधान दी गई। और पुराना जो कानून है जिसमें कुछ प्रावधान जो जैसा जिसका वर्तमान परिस्थिति में एकदम आवश्यकता नहीं है या आउटडेटेड होगी उसको भी रिपील की गई। इस प्रकार का ये तीनों नवीन कानून के बारे में काफी जो नवीन प्रावधान का जागरूक करने के लिए लगातार कार्यशाला आयोजित की जा रही है। जी अभी दो नवीन प्रावधान इसमें है, एक 0 FAR का है, दूसरा EFAR है। जैसा पूर्व में भी जैसा किसी थाना में जाकर अन्य किसी जगह में घटना हो गई उसके 0 में FAR करने का प्रावधान, लेकिन उसका एक राइट के रूप में नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अभी इस नवीन कानून में उसके पीड़ित पक्ष का एक अधिकार के रूप में उसको देखा जा रहा है ताकि वो किसी भी जगह में कोई घटना उनके साथ हुआ वो संबंधित शहर में आकर या कस्बे में आकर वो FAR करना चाह रहे थे उसके 0 में FAR करके जो थाना प्रभारी को आगे इसको फॉरवर्ड करने का प्रावधान दी गई इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी जैसा किसी पीड़ित पक्ष को तत्काल थाना में आने की स्थिति में नहीं है, जो ईमेल के माध्यम से अन्य जो सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशंस के माध्यम से यदि वो अपना FAR दर्ज करना चाहते हैं EFAR का भी प्रावधान दी गई। उसमें भी क्योंकि कानून अभी सिर्फ 11 दिन हुआ लागू होकर इसमें काफी एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है, लेकिन उसी हिसाब से हमको अपने आप को इक्विप भी करना है, सभी थाना में इसका अपने आप को अडॉप्ट करना है और क्षेत्र की जनता को भी पीड़ित पक्ष को भी इस प्रावधान के बारे में जागरूक करना है। इसलिए नियमित रूप से ये प्रक्रिया जारी रहेगा ताकि आने वाले समय में मतलब इन सभी प्रावधान को अपन अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट करा सकता है। जैसा इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग अलग अलग माध्यम से भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जो अपने जितना भी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से इसमें भी इसके एक प्रमुख अंक रूप में जो 3 नवीन कानून के बारे में जागरूक करने के लिए क्षेत्र के जो युवा युवती को भी जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित की जाएगा। और जैसा अभी CCTNs में जैसा किन लैंग्वेजेस के लिए प्रावधान दी गई है उस हिसाब से अभी हम FAR को और अन्य जो जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता है। लेकिन आने वाले समय जैसा फीडबैक के हिसाब से जो स्थानीय बोली का भी यदि कोई प्रावधान की आवश्यकता होगा फिर उसमें भी उचित स्थान पर उसका प्रावधान मतलब उसके बारे में जानकारी बताया जाएगा ताकि इसका भी प्रावधान अभी एक्सपांड कर सकता है। ये जो आने वाले समय जितना भी फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से आवश्यकता अनुसार जो प्रावधान और अमेंडमेंट भी इस पर करने के लिए विचार शासन स्तर पर की जा सकता है। लेकिन ये जिस समय पहले भी बताते थे अभी रोल आउट होकर मात्र 11 दिन हुआ है, इसमें जितना भी फीडबैक्स आएगा उसी हिसाब से मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म में इसमें विचार विमर्श होगा, उसके पश्चात आवश्यक इसमें अमेंडमेंट्स भी होने का संभावना बताई जा रहा है। धीरे-धीरे उसमें अमेंडमेंट्स होते गए। 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून को लेकर गुरुवार को भिलाई के पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां दुर्ग रेंज के आईजी और दुर्ग एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस ने अधिकारियों और पत्रकार मौजूद रहे। आपको बता दें कि नए कानून को लेकर लगातार दुर्ग पुलिस कार्यशाला का आयोजन कर रही है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती नजर आ रही है। दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग और दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नए कानूनों के बारीकी से जानकारी दी। 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में नवीनतम कानून लागू हुए हैं जो पुलिस प्रक्रिया या न्याय प्रक्रिया से रिलेटेड है। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रवर्तन में लाया गया है और उसी के तहत जो अभी तक चीजें हम दूसरे पब्लिक के लिए या अलग अलग समूहों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर रहे थे, तो उसी तारतम्य में आज हमने ये कार्यशाला यहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया समूह के लिए रखा हुआ था। मीडिया के जितने भी हमारे लोग हैं उनको नवीन कानूनों के संदर्भ में थोड़ा जागरूक करने के लिए, थोड़ा सा उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए और कानून में क्या क्या प्रावधान है, कैसे प्रावधानों के तहत अच्छे से पब्लिक को फायदा पहुंचाया जा सकता है
कैसे पुलिस की कार्रवाइयों को और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाता है, कैसे न्याय प्रणाली को और तीव्र, पारदर्शी और सरल बनाया गया है, इन सब के संदर्भ में जानकारी दी गई है। और उद्देश्य यही था कि मीडिया को इन कानूनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देके उन्हें ऐसा सशक्त बनाना, ताकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोर्ट हो, इन सब के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है वो मीडिया उनको समझा सके। मीडिया हमेशा अलर्ट रहे, कानूनों की जानकारी रख के हमेशा सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है उसको सभी लोगों के सामने ला सके। तो इसलिए मीडिया को भी नए कानूनों की जानकारी अति आवश्यक थी, तो उसी के लिए आज ये कार्यशाला आयोजित की गई। सर, कुछ ऐसी चीजें जो पब्लिक के लिए पेचीदा हो? पिछले कानूनों से तो बहुत सरल है, ऐसा कुछ भी पेचीदगी नहीं है। कभी भी बहुत आराम से किसी भी गूगल के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर आप बीएनएस या बीएनएसएस डालकर आप उसके इतने सरल शब्दों में लिखी गई है समझ सकते हैं। जो भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है वो प्रक्रियाओं के तहत पुलिस के ऊपर डाली गई हैं, जिसमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। तो अगले साल भर में कानूनों के लागू होने के पश्चात वो सब भी पूरा हो जाएगा। और कानून बहुत सरल है, बेहद सरल ढंग से उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के समझ से बाहर। डिजिटल एविडेंस काफी मायने रहेगा। हाँ, डिजिटल एविडेंस भी मैटर करते हैं और उनका कोर्ट में उनको प्रूव करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, ताकि बहुत आसान ढंग से मतलब उन साक्ष्यों के आधार पर भी सजा आसानी से कराई जा सके। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक का आयोजन पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर वर्किंग प्लानिंग बनाई गई और इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक का आयोजन पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में की गई, जिसमें आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर वर्किंग प्लानिंग भी तैयार की गई। इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछले 6 महीने में किए गए काम गिनाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कांग्रेस के समय में आबकारी में जो नियम बनाए गए थे, जिसके कारण शराब घोटाला हुआ, हमने उन नियमों को हटाकर नए नियम बना दिए ताकि भ्रष्टाचार का कोई स्रोत न बचे। सारे ऑफलाइन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हम उन्हें ऑनलाइन कर रहे हैं। पिछले 5 साल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, उन सभी के दोषियों को सख्त से सख्त सजा है। इस दिशा में भी हमारी सरकार मजबूती से कदम उठा रही है। सभी घोटालों की जांच हो रही है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला मामले में लोगों को 1.5 साल से जमानत नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आप सभी को यह आश्वस्त करता हूं कि हम सभी पूरी निष्ठा के साथ जनहित में परिश्रम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, ये आप सभी को पता है। कांग्रेस ने प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया था। जनता त्रस्त थी। कांग्रेस ने जनता के बीच क्या क्या भ्रम फैला रखा था, इस पर भी हमारी सरकार ने काम किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, उस पर जनता का आशीर्वाद और जनादेश है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें लेकर आई है, उससे ज्यादा सीट इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। 99 सीट पाकर
जिस प्रकार से कांग्रेस जीत की खुशियां मना रही है, ये कांग्रेस की दुर्दशा को बताता है। 99 के फेर में पड़े हुए हैं और देश में भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर जो राजनीति कर रहे हैं, उस पर जनता ने करारा जवाब दिया है। आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सब जनता की सेवा के लिए पूरी कर्मठता के साथ तैयार होकर काम करें, ये आग्रह उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित कार्यकर्ताओं से किया है। जो भारत सरकार ने ऊर्जा, आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री के दायित्व में है, उनका उद्बोधन हम सब लोगों को मिला और आज सवेरे उन्होंने ऊर्जा और आवास शहरी विभाग का समीक्षा बैठक भी किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उनका मंत्रालय लगातार सहयोग करेगा। उन्होंने कहा है कि जितना ज्यादा जल्दी जल्दी पैसा खर्चा करोगे, उतने जल्दी जल्दी पैसा देंगे। और आज की इस कार्यसमिति में हमारे नेताओं का मार्गदर्शन मिला है, माननीय शिवप्रकाश जी का, माननीय नितिन नवीन जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद मिला है, आदरणीय अजय जामवाल जी का भी आशीर्वाद मिला है। राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के लिए बधाई प्रस्ताव के द्वारा उनको बधाई भी दिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सब लोगों को मालूम है कि विधानसभा 2023 के पहले, उसके 6 महीना पहले छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी। कांग्रेस वाले हम लोगों को गिनते नहीं थे, भाजपा वालों को, और हमारे लोगों में भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं था कि हम लोग फिर से सरकार बना पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे नेता लोग प्रभारी के रूप में आए, पहले तो आदरणीय अजय जामवाल जी आए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के रूप में, और जिनके विषय में हम लोग को जानकारी मिली कि जहां भी जाते हैं वहां पर चुनाव जीतते हैं। इसके पहले वो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह में काम की और हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, तो एक विश्वास हम लोग को जगा कि अब आदरणीय जामवाल जी आ गए हैं तो जरूर छत्तीसगढ़ का कल्याण होगा। आदरणीय माथुर जी वो प्रभारी बनकर आए और आते के साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो हम लोगों को लगता था कि कैसे इतना आसानी से बोलते रहे कि सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग को विश्वास था कि वो बड़े बड़े राज्यों में भी रहे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, और वहां भी सरकार बनाए, तो एक विश्वास जगा। आदरणीय शिवप्रकाश जी वो आए तो विश्वास जगा। नितिन नवीन भाई साहब सब प्रभारी के रूप में आए और सब लोगों ने हम लोग का ढाढ़स बढ़ाया। पूरे प्रदेश में उनका प्रवास हुआ। आदरणीय शिवप्रकाश जी एक एक संभाग ले गए, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए। हमारे आदरणीय अजय जामवाल जी एक एक विधानसभा तक गए और निचले स्तर तक गए और ये सब और विभिन्न कार्यक्रम किए। युवा मोर्चा का कार्यक्रम, महिला मोर्चा का कार्यक्रम, और इसके बाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने लगा। फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7 जुलाई को रायपुर आए
आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति कार्यक्रम में संपन्न हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी के नाम से पहचाना जाता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता के दम से आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदल में देश में कार्यकर्ता बदौलत हम लगातार विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हम जीत चुके हैं और हमारा गठबंधन से सरकार बन चुका है। आने वाले समय में तीसरी पंचायत राज व्यवस्था का चुनाव होना है, नगर निगम नगर पंचायत का चुनाव होना है, चुनाव जीतना है और हमारे जो वादे हैं, हमारे जो संकल्प पत्र हमने जो लाया है उसको पूरा करना है। इसलिए कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक बैठक और हमारे संगठन के प्रभारी संगठन के महामंत्री इन लोगों और बैठक में हमारे कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, उससे विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की जो विजय हुई है उसके लिए सबको धन्यवाद दिया गया और हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद नेहरू जी के बाद अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का किसी को अवसर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसके लिए उनको बधाई और धन्यवाद दिया गया है, पूरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया है और साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनका उद्बोधन हुआ, हमारे संगठन महामंत्री प्रकाश जी का उद्बोधन हुआ और एक राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ। राजनीतिक प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 महीनों के काम का, मोदी जी के कामों का दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव में पास किया गया है और इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि पंचायत से लेकर और पार्लियामेंट तक बीजेपी हो और कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस की सरकार इसने 5 साल में खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। अभी तो 6 ही महीने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।